हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में लोग नीमरासुंडा बुक के सॉइल साइंस के बारे में देखने वाले हैं। 4 पार्ट इससे पहले जो है अपलोड कर दिया जा चुका है, ये 5वां पार्ट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसमें कंप्लीट हॉर्टिकल्चर भी है। और हॉर्टिकल्चर का जो नीमरासुंडा पोर्शन था वो पूरा कंप्लीट करा दिया जा चुका है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मृदा नमी ज्ञात करना, तो इसमें आता है टेंजियोमीटर द्वारा। तो यह केवल जो है 0 से 0.85 बार मृदा नमी तक संवेदी होता है। मतलब ये कितने से कितने तक रहता है? 0 से 0.85 तक। और इसलिए जो है यह बालू मृदा के लिए उपयुक्त है, क्योंकि बालू मृदा में जो तनाव होता है वो एक बार से कम होता है। तो टेंजियोमीटर जो है किसके लिए उपयुक्त रहता है? तो बालू मृदा के लिए रहता है। और यह जो है चिकनी मृदा के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। और यह जो है फसलों को निश्चित कम अंतराल पर जो है सिंचाई देने हेतु उपयुक्त है। तो टेंजियोमीटर कहाँ तक का मापन कर सकता है? 0 से 0.85 बार तक का रहता है। और ये किस मृदा के लिए उपयुक्त रहता है? तो ये बालू मृदा के लिए उपयुक्त रहता है। और यह जो है किस मृदा के लिए उपयुक्त नहीं रहता? तो चिकनी मृदा के लिए उपयुक्त नहीं रहता है। और यह फसलों को निश्चित अंतराल पर, जो कम अंतराल पर है, सिंचाई देने हेतु उपयुक्त रहता है। अब इसमें पहला आता है जिप्सम ब्लॉक या विद्युत प्रतिरोध या बायोपस नमी मीटर। तो इसमें क्या होता है कि लंबे अंतराल पर सिंचाई करने वाली फसलें जो कि 0 से 15 बार में जो है उपयुक्त हैं। और यह विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर है। और जिप्सम ब्लॉक जो है शुष्क मृदा में संतोषजनक कार्य करता है। यह लवणीय मृदा में उपयुक्त नहीं है, क्योंकि लवणता जो है विद्युत चालकता बढ़ाती है। तो जिप्सम ब्लॉक जो है लंबे अंतराल पर सिंचाई करने वाले, जैसे 0 से 15 बार तक का क्या होता है, ये उपयुक्त होते हैं। 0 से 15 बार। और यह जो है किस पर निर्भर करता है? तो विद्युत प्रतिरोध पर निर्भर करता है। और जिप्सम ब्लॉक जो है किस मृदा में संतोषजनक कार्य करता है? तो शुष्क मृदा में संतोषजनक कार्य करता है। और लवणीय मृदा में जो है उपयुक्त नहीं है ये। अब अगला आता है न्यूट्रॉन नमी मीटर आता है। तो न्यूट्रॉन नमी मीटर में क्या होता है? खेत में नमी जो है त्वरित नमी ज्ञात करने का यंत्र है। खेत में त्वरित नमी ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? तो न्यूट्रॉन नमी मीटर है। और यह खेत में नमी की मात्रा ज्ञात करने की श्रेष्ठ विधि है। अगला है प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट एपारेट्स। तो इसे जो है प्रयोगशाला में मृदा की नमी ज्ञात करने में प्रयोग करते हैं। और 0 से 15 बार तक जो है मृदा नमी तनाव पर जो है कार्य करता है। तो न्यूट्रॉन नमी मीटर क्या होता है? खेत में त्वरित जो है, मतलब तुरंत जो है नमी ज्ञात करने के लिए बढ़िया यंत्र माना जाता है। और प्रेशर मेम्ब्रेन एंड प्रेशर प्लेट एपार्ट्स का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो प्रयोगशाला में करते हैं। और जिप्सम ब्लॉक या विद्युत बायोपस जो होता है लंबे अंतराल पर सिंचाई वाले जो है फसलों में 0 से 15 बार के लिए उपयुक्त रहते हैं। और टेंजियोमीटर जो है यह जो है बालू मृदा के लिए उपयुक्त होती है। अब अगला आता है खनिजीकरण और स्थिरीकरण। तो खनिजीकरण क्या होता है? यह जो है सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटन के परिणाम स्वरूप एक स्थिर रूप से उपलब्ध
रूप में किसी तत्व का रूपांतरण है। तो यह क्या है, सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटन, जब अपघटित होते हैं तो उनके जो परिणाम स्वरूप जो रिजल्ट होता है, एक स्थिर रूप से उपलब्ध रूप यानी कि फिक्स्ड फॉर्म से अवेलेबल फॉर्म में जो है किसी तत्व का रूपांतरण होता है, फिक्स से अवेलेबल फॉर्म में। अब स्थिरीकरण आता है, तो यह जो है खनिजीकरण के विपरीत होता है। यह तत्व जो है उपलब्ध रूप और स्थिर रूप में बदल दिया जाता है, उपलब्ध रूप जो है स्थिर रूप में बदल दिया जाता है। तो पहले में क्या है, स्थिर रूप से क्या इसमें बदलता था, उपलब्ध रूप में। इसमें क्या है, उपलब्ध रूप से किस में बदला आएगा, स्थिर रूप में। अब आता है नाइट्रोजन के मामले में। तो जब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो जो है 30:1 से अधिक होता है तो स्थिरीकरण होता है। जब कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो कितना हो, 30:1 हो से अधिक हो तो स्थिरीकरण होता है। और जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है 20:1 से नीचे हो तो खनिजीकरण होता है। और जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है 30:1 से अधिक हो, शुद्ध स्थिरीकरण। कार्बन जो है 30 से भी अधिक हो रेशियो और नाइट्रोजन रेशियो 1 हो तो शुद्ध स्थिरीकरण होता है। और जब कार्बन नाइट्रोजन में होता है कार्बन 20 से कम हो तो शुद्ध खनिजीकरण होता है, 20:1 से कम हो। और कार्बन नाइट्रोजन अनुपात जो है जब 20:30 दोनों के स्थिरीकरण और खनिजीकरण होता है। जब 20:30 हो तो दोनों का जो है स्थिरीकरण और खनिजीकरण होता है, 20 से 30। तो नाइट्रोजन के मामले में जब कार्बन नाइट्रोजन रेशियो 30:1 हो, 1 से मतलब अधिक हो तो क्या होता है, स्थिरीकरण होता है। जब 20:1 से नीचे हो तो खनिजीकरण होता है। और जब 30:1 से शुद्ध मतलब ज़्यादा हो, 30 से ज़्यादा तो उसमें क्या होता है, शुद्ध स्थिरीकरण होता है। और जब 20:1 से कम होता तो शुद्ध खनिजीकरण होता है। और जब कार्बन नाइट्रोजन अनुपात होता है 20 से 30 हो तो दोनों का स्थिरीकरण और खनिजीकरण होता है। अब अमीनीकरण क्या होता है, अमीनाइजेशन। इसके अंतिम चरण में प्रोटीन का अपघटन और अमीन्स, एमिनो एसिड और यूरिया जो है मुक्त होता है। अंतिम चरण में क्या होता है, प्रोटीन का अपघटन और क्या होता है, अमीन्स और एमिनो एसिड और यूरिया जो है मुक्त होता है। इस अवस्था को एमिनाइजेशन कहा जाता है। और इन उत्पाद को अमोनिया NH3 में जो है बदल दिया जाता है और इसे अमोनीकरण कहा जाता है। तो अमीनीकरण में क्या होता है, अंतिम चरण में प्रोटीन का अपघटन होता है और अमीन्स, अमीनो एसिड और यूरिया मुक्त होता है। इस अवस्था को अमीनाइजेशन कहा जाता है और इन उत्पादन को अमोनिया NH3 में जो है बदल दिया जाता है और इसे अमोनीकरण कहा जाता है। अब नाइट्रीकरण क्या होता है, यह सूक्ष्म जीवों के द्वारा अमोनिया का नाइट्रेट में रूपांतरण नाइट्रीकरण के रूप में जाना जाता है। अमोनिया है उससे जो है उसका नाइट्रेट में रूपांतरण क्या कहलाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा नाइट्रीकरण कहलाता है। और मुख्यतः पौधे जो है नाइट्रोजन को जो है मृदा से नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। मेनली देखा जाता है कि जो पौधे नाइट्रोजन लेते हैं मृदा से वो नाइट्रेट के रूप में ही लेते हैं। अमोनिया का नाइट्रोसोमोनास की उपस्थिति में किस में बदलता है, नाइट्राइट में बदलता है। NH3 नाइट्रोसोमोनास से नाइट्राइट में बदलता है। और नाइट्राइट क्या होता है, नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदलता है। तो पहले अमोनिया है, नाइट्रोसोमोनास है, उसकी उपस्थिति में नाइट्राइट में बदलेगा। फिर नाइट्राइट है
उस नाइट्रोबैक्टर की उपस्थिति में नाइट्रेट में बदलेगा। और नाइट्रीकरण की क्रिया करने वाले बैक्टीरिया को इष्टतम ताप जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और पीएच मान जो होता है 6.5 से 7.5 की ज़रूरत होती है। जो नाइट्रीकरण क्रिया है करने वाले बैक्टीरिया को इष्टतम तापमान कितना चाहिए होता है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस और पीएच 6.5 से 7.5 की ज़रूरत होती है। अब फास्फोरस के मामले में क्या होता है, तो मिट्टी में मौजूदा फास्फोरस जो है 25 से 80% जो है कार्बनिक रूप में होते हैं। और ह्यूमस में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है, फाइथिन एवं न्यूक्लिक एसिड में थोड़ी मात्रा में मौजूद है। तो ह्यूमस में फास्फोरस का प्रमुख स्रोत क्या है, फाइथिन एवं न्यूक्लिक एसिड में थोड़ी मात्रा में मौजूद है। और कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस अनुपात कितना, तो 100:10:1। और कार्बन और फास्फोरस अनुपात कितना होता है 100:1 से ज़्यादा हो तो स्थिरीकरण होता है और 100:1 से कम हो तो खनिजीकरण होता है। तो मिट्टी में मौजूद फास्फोरस जो है 25 से 80% कार्बनिक रूप में होती हैं। और ह्यूमस में जो फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है वो फाइथिन एवं न्यूक्लिक एसिड थोड़ी मात्रा में मौजूद होते हैं। और कार्बन नाइट्रोजन और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है 100:10:1 होता है। और कार्बन और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है 100:1। खनिजीकरण मतलब उससे ज़्यादा हो तो खनिजीकरण होता है और 100:1 से कम हो तो नहीं, 100:1 से ज़्यादा हो तो स्थिरीकरण होता है, फिक्सेशन होता है। और अगर जो 100:1 से कम हो तो खनिजीकरण होता है। अब मृदा सूक्ष्म जीव, तो सामान्य मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में संख्या के आधार पर सूक्ष्म जीवों का क्रम। सामान्य मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में संख्या के आधार पर सूक्ष्म जीवों का क्रम। तो जीवाणु सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, उससे कम कवक होते हैं, उससे कम शैवाल। जीवाणु सबसे ज़्यादा, उससे कम एक्टिनोमाइसिटीज, उससे कम कवक, उससे कम शैवाल। अब सामान्य, पहले वाला क्या था, संख्या के आधार पे था। दूसरा वाला क्या है, सामान्य मृदा में प्रति ग्राम मृदा में वजन के आधार पर सूक्ष्म जीवों का क्रम। पहले में संख्या के आधार पे था, जिसमें जीवाणु सबसे ज़्यादा होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज उससे कम होते हैं, कवक उससे कम होते हैं, शैवाल उससे कम। वजन के आधार पे देखा जाए तो कवक सबसे ज़्यादा होते हैं, जीवाणु उससे कम होते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज उससे कम होते हैं और शैवाल उससे कम। अब अम्लीय मृदाओं में जो है प्रति ग्राम मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम क्या होता है, तो कवक सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम जीवाणु, उससे कम शैवाल, उससे कम एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं। और शुष्क मृदाओं में प्रति ग्राम मृदा में सूक्ष्म जीवों का क्रम कितना होता है, तो एक्टिनोमाइसिटीज सबसे ज़्यादा होते हैं, उससे कम जीवाणु होते हैं, उससे कम कवक होते हैं, उससे कम शैवाल। तो सामान्य मृदा में पहले तो बात किया गया है जो सूक्ष्म जीव हैं उनके संख्या के आधार पे, तो उसमें जो है जीवाणु में सबसे ज़्यादा होते हैं, जीवाणु सबसे ज़्यादा होते हैं, उसके बाद एक्टिनोमाइसिटीज, उसमें उसके बाद कवक, उसके बाद शैवाल। और दूसरे में कहा गया वजन के आधार पे देखा जाए तो कवक सबसे ज़्यादा, उससे कम जीवाणु, उससे कम एक्टिनोमाइसिटीज, उससे कम शैवाल। और अम्लीय मृदाओं में प्रति ग्राम में मृदा में जो है सूक्ष्म जीवों का क्रम देखते हैं तो उसमें कवक सबसे ज़्यादा होता है, जीवाणु उससे कम, शैवाल उससे कम, एक्टिनोमाइसिटीज उससे कम होता है। और शुष्क मृदा की बात करते हैं तो प्रति ग्राम में सूक्ष्म जीवों के क्रम में एक्टिनोमाइसिटीज उससे कम, जीवाणु उससे कम, कवक उससे कम, शैवाल होता है। अब जीवाणुओं के लिए उपयुक्त पीएच मान कितना होता है, तो जीवाणुओं के लिए उपयुक्त पीएच मान 6 से 7.5 होता है। अब आता है जीवांश खाद। तो पशु पंछियों के मलमूत्र
शरीर अवशेष, फार्म पर उगाई फसलों, जो फसल उगाई जाती हैं, एवं उद्योगों के सह उत्पादों, उद्योग से जो निकलता है, आदि के विघटन के फलस्वरूप, जब उनका विघटन होता है, जो निर्मित पदार्थ है उसी को जीवाश्म खाद या कार्बनिक खाद कहते हैं। तो पशु पंछियों के मलमूत्र भी इसमें आते हैं, शरीर अवशेष आते हैं, और उसके बाद फार्म से जो उगाई गई फसल है वो आती हैं, उद्योग से जो निकलता है वो आता है। उनका जब विघटन होता है तो उनसे जिन पदार्थों का निर्माण होता है तो उन्हें जीवांश खाद कहते हैं या कार्बनिक खाद कहते हैं। अब कार्बनिक खादें जो हैं पोषक तत्व धीरे धीरे प्राप्त होता है, उनसे कार्बनिक खादों से पोषक तत्व क्या होता है, धीरे धीरे प्राप्त होता है। और गोबर की खाद का प्रभाव खेत में 2 से 3 वर्षों तक रहता है। तो गोबर की खाद का प्रभाव खेत में कितने वर्षों तक रहता है, 2 से 3 वर्षों तक रहता है। और इनके प्रयोग से क्या होता है, मृदा की जो है भौतिक व रासायनिक एवं जैविक अवस्था में सुधार होता है। तो कार्बनिक खादों के प्रयोग से क्या होता है, मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक अवस्था में सुधार होता है। और मानव मल को जो है नाइट सॉइल कहते हैं। मानव मल को क्या कहते हैं, नाइट सॉइल कहते हैं। अब जीवाश्म खाद जो होता है यह 2 प्रकार की होती है, जिसमें वे कार्बनिक खादें जिनसे पौधों को पोषक तत्व तो कम लेकिन जीवाश्म पदार्थ अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं, उन्हें भारी और या फिर स्थूल जो है जीवांश खादें कहलाती हैं। तो पोषक तत्व कम मिलेगा लेकिन जीवाश्म जो पदार्थ है, जीवांश पदार्थ, वो ज़्यादा मात्रा में मिले तो उसे भारी या स्थूल जीवांश खाद कहते हैं। और उदाहरण के तौर पे कौन सा आता है, गोबर की खाद आएगा इसमें, हरी खाद जिसमें सनई आता है, ढैंचा आता है, कंपोस्ट खाद आता है जिसके अंतर्गत शहरी व देहाती आता है, उसके बाद वर्मी कंपोस्ट आता है, मानव विष्ठा, चिड़ियों की बीट, गंदे नाले की खाद, मैली खाद जिसे प्रेसमेट कहते हैं, और सांद्रित जीवांश खाद, कॉन्सनट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर, वह कार्बनिक खादें जिनसे जो है पोषक तत्व भारी एवं स्थूल जो है खादों की अपेक्षा अधिक मात्रा में मिलते हैं। स्थूल खाद की तुलना जो है इसमें पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। उदाहरण के तौर पे कौन सा आता है, खलियाँ आती हैं, खुर आता है, हड्डी का चूरा, शुष्क रक्त, मांस, मछली का चूरा, उसके बाद शुष्क अवमल, सींग चूर्ण, गुआनो क्या होता है, मृत जो है समुद्री पंछियों और उनके द्वारा खाई गई मछलियों के अवशेष इत्यादि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो भारी खाद में गोबर की खाद, हरी खाद, कंपोस्ट खाद, ये सब आते हैं। और जबकि सांद्रित में क्या आते हैं, खलियाँ, खुर, हड्डी का चूरा, रक्त, शुष्क रक्त, मांस, मछली का चूरा आदि आते हैं। अब खलियाँ, तो खलियाँ जो होती हैं ये 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है खाद्य खली आती है और दूसरा आती है अखाद्य खली आती है। तो खाद्य खली में क्या होता है, इस वर्ग की खलियों को पशुओं को खिलाने के काम में लेते हैं, जैसे सरसों, बिनौला, नारियल, तिल, अलसी, तारामीरा, मूंगफली आदि खलियाँ। अखाद्य नॉन एडिबल में क्या आती हैं, तो इसके अंतर्गत वे खलियाँ शामिल होती हैं जिन्हें पशु जो है खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे महुआ हो गया, करंज हो गया, कुसुम हो गया, अरंडी हो गया, नीम की आदि की खलियाँ हैं। और नीम की खलियों में निम्बोडिन या अजेडिरेक्टिन नामक कीटनाशी रसायन पाया जाता है। तो खलियों में क्या आता है, खाद्य खलियाँ आती हैं। तो इस वर्ग की खलियों में जो है पशुओं को जो है खिलाने के काम में लेते हैं। सरसों आ गया, बिनौला आ गया, नारियल आ गया, तिल, अलसी, तारामीरा, मूंगफली आता है आदि खलियाँ आती है।
अखाद्य में इसके अंतर्गत वे खलियाँ शामिल होती हैं जिन्हें पशु खाना पसंद नहीं करते हैं, जैसे महुआ, करंज, कुसुम, अरंडी, नीम आदि की खलियाँ। और नीम की खली में जो है निम्बोडिन या अजेरेक्टिन नामक कीटनाशी रसायन पाया जाता है। अब आता है कंपोस्ट खाद। तो यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और जिसमें वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों को जो है विघटित कर खाद बनाते हैं। तो कंपोस्ट खाद कैसा है? तो यह एक जैव रासायनिक क्रिया है और जिसमें क्या होता है, वायवीय तथा अवायवीय जीवाणु द्वारा कार्बनिक पदार्थों को विघटित कर जो है खाद बनाते हैं। और कंपोस्ट फार्म जो है अपशिष्टों व शहरी कस्बों के अपशिष्टों से तैयार की जाती है। तो कंपोस्ट खाद किससे तैयार की जाती है? फार्म में जो है अपशिष्टों व शहरी और कस्बों के जो है अपशिष्ट से जो है तैयार की जाती है। और इसमें कौन कौन सी विधि आती है? तो एडको विधि आता है, इंदौर विधि आता है, बंगलौर विधि आता है, नाडेप विधि आता है। नेडेप विधि, नाडेप ही होता है। और उसके बाद एडको विधि क्या होता है? तो कंपोस्ट बनाने की एडको विधि जो है हॉचिसन एवं रिचर्ड्स ने 1921 में इंग्लैंड में विकसित किया। तो कंपोस्ट बनाने की एडको विधि किसने विकसित किया? हॉचिसन और रिचर्ड्स ने 1921 में इंग्लैंड में विकसित किया। और इस विधि में गोबर जो है काम में नहीं लेते हैं, उसकी जगह जो है एडको काम में लेते हैं, एडको पाउडर। अब आता है इंदौर विधि। तो कंपोस्ट बनाने की इंदौर विधि जो है हार्वर्ड एवं यशवंत डी वार्ड के द्वारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में वर्ष 1924 से 1931 के मध्य विकसित की गई। तो इंदौर विधि किसके द्वारा विकसित की गई? हार्वर्ड और यशवंत डी वार्ड द्वारा। किस वर्ष के बीच जो है विकसित की गई? 1934 से 1931 के मध्य, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन इंदौर में। और इस विधि में जो है कंपोस्ट को जो है बार बार पलटना पड़ता है और पानी अधिक देना पड़ता है, जिससे नाइट्रोजन का ह्रास मतलब जो है कमी अधिक होता है। तो इस विधि में क्या होता है, कंपोस्ट को बार बार पलटा जाता है और पानी जो है अधिक दिया जाता है, नाइट्रोजन का लॉस भी इसमें होता है। यह विधि जो है कंपोस्ट बनाने की महंगी विधि है। इंदौर विधि क्या है? महंगी विधि है। अब बंगलौर विधि आता है। तो कंपोस्ट बनाने की बंगलौर विधि CN आचार्य ने प्रचलित की। यह विधि जो है भारत में जो है सर्वाधिक जो है प्रचलित है और इस विधि में खाद को जो है बार बार पलटना नहीं पड़ता है और जिससे कार्बन एवं जो है नाइट्रोजन का नुकसान जो है कम होता है। यह विधि जो है कंपोस्ट बनाने की सस्ती विधि है। तो बेंगलोर विधि में कंपोस्ट को बार बार पलटना नहीं पड़ता है, इंदौर विधि में कंपोस्ट को बार बार पलटना पड़ता है। इंदौर विधि जो है कंपोस्ट बनाने की महंगी विधि है और उसमें नाइट्रोजन का भी लॉस होता है, जबकि बेंगलोर विधि में जो है नाइट्रोजन भी बचा रहता है और उसके बाद यह सस्ती विधि है कंपोस्ट बनाने की। अब आता है नाडेप विधि आता है। तो कंपोस्ट बनाने की नाडेप विधि जो है महाराष्ट्र के कृषक काका द्वारा विकसित की गई और साधारणतः एक टैंक में जो है 3 टन के करीब जो है कंपोस्ट प्राप्त होती है। तो नाडेप विधि क्या है? महाराष्ट्र के कृषक जो है काका द्वारा विकसित की गई और साधारणतः एक टैंक से 3 टन जो है के करीब जो है कंपोस्ट प्राप्त होती है। अब आता है केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट। तो केचुए द्वारा गोबर की खाद एवं अन्य कृषि अपशिष्ट को कंपोस्ट में जो है परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है व यह प्रक्रिया जो है वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है।
तो केचुए द्वारा गोबर की खाद एवं अन्य जो है कृषि अपशिष्ट को कंपोस्ट में परिवर्तित करना वर्मी कंपोस्ट के रूप में जाना जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्टिंग। इसमें केचुए का प्रयोग होता है। और वर्मी कंपोस्ट में 2.5 से 3% नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस, 1.5% पोटास। 2.5 से 3% नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1.5% पोटास। और वर्मी कंपोस्ट का फसलों में उपयोग, सामान्य फसलों में क्या होता है? 5 टन प्रति हेक्टेयर होता है। और सब्जियों में 5 से 7.5 टन प्रति हेक्टेयर होता है। और फलदार में जो है वृक्षों में 5 किलो प्रति पौधा। और फूलों की क्यारियों में 1 से 2 किलो प्रति वर्ग मीटर। और देश में प्रतिवर्ष 280 मिलियन टन गोबर तथा 273 मिलियन टन फसल अवशेष पैदा होते हैं। तो सामान्य फसलों में कितनी आवश्यकता होती है? तो 5 टन प्रति हेक्टेयर। सब्जियों में 5 से 7.5 टन प्रति हेक्टेयर। और फलदार वृक्ष में 5 किलो प्रति पौधा। और फूलों की क्यारियों में 1 से 2 किलो प्रति वर्ग मीटर प्रयोग करते हैं। और देश में प्रति वर्ष जो है 280 मिलियन टन जो है गोबर तथा 273 मिलियन टन फसल अवशेष पैदा होता है। अब केचुए के प्रकार। तो एपिजिक केचुआ, यह प्रजाति जो है कंपोस्ट बनाने के लिए में जो है सर्वाधिक उपयोगी है, जो मृदा में 1 मीटर की गहराई तक समूह में रहते हैं। तो एपिजिक केचुआ क्या है? यह जो प्रजाति है कंपोस्ट बनाने की सर्वाधिक उपयोगी है। एपिजिक केचुआ कंपोस्ट बनाने में सर्वाधिक उपयोगी है, जो मृदा में 1 मीटर की गहराई तक समूह में रहते हैं। और यह जो है 90% कृषि अपशिष्ट तथा 10% मृदा खाते हैं। 90% कृषि अपशिष्ट और 10% मृदा खाते हैं। और इनकी जो है 2 प्रमुख प्रजातियां हैं, जिसमें आइसिनिया फाइटिडा आता है राजस्थान के लिए, व यूड्रिलियस यूजनी आता है। तो इनकी 2 प्रजातियां हैं, आइसिनिया फाइटिडा राजस्थान के लिए और यूड्रिलस यूजनी आता है। अब अगला आता है इंडोजिक केचुए। तो ये क्या करते हैं? भूमि में गहरी सुरंग बनाकर रहते हैं 3 मीटर से अधिक। और इस प्रजाति के केचुए जो है 90% जो है मिट्टी खाते हैं। और यह प्रजाति जो है जल निकास एवं जल संरक्षण में उपयोगी है। तो इंडोजिक केचुए में क्या होता है? भूमि के अंदर सुरंग बनाएगा 3 मीटर से अधिक, वहीं रहेगा, 90% ये मिट्टी खाता है। और यह प्रजाति जो है जल निकास एवं जल संरक्षण के लिए उपयोगी है। अगला है डायोजिक केचुआ। ये केचुए जो है 1 से 3 मीटर की गहराई तक सुरंग बनाकर रहते हैं एवं दोनों प्रजातियों के बीच की श्रेणी में आते हैं। इंडोजिक और कौन सा था? एपिजिक केचुए, दोनों प्रजातियों के जो है बीच की श्रेणी में आते हैं। और केचुए जो है ये ऑक्सिन हार्मोन्स का स्रावन करते हैं, जो पौधे की वृद्धि एवं रोग में जो है प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। और उच्च परिस्थितियों में जो है वर्मी कंपोस्ट, अगर जो उचित जो है परिस्थिति दी जाए तो 60 दिन में जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो डायोजिक केचुआ जो है 1 से 3 मीटर की गहराई में सुरंग बनाकर रहते हैं। ये केचुआ जो है ऑक्सिन हार्मोन का स्राव करता है। अगर उचित परिस्थिति दी जाए तो 60 दिन में बनकर भी तैयार हो जाता है। अब आता है गोबर की खाद, जिसको FYM कहते हैं। तो फसलों में 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद देते हैं। और फलदार पौधों में 10 से 20 किलो जो होता है प्रति पौधा जो है गोबर की खाद पर्याप्त रहता है।
और खाद का प्रयोग जो होता है बुआई से 1 महीने पूर्व किया जाता है। और गोबर का खाद बनाने की सबसे उपयुक्त विधि खाई या ट्रेंच विधि है, जो CN आचार्य द्वारा दी गई। और गोबर की खाद में जो है अमोनिया के नुकसान को रोकने के लिए जिप्सम यानी कि CaSO4.2H2O परिरक्षित पदार्थ काम में लेते हैं। और अच्छी तरह से सड़ने के लिए गोबर की खाद को जो है 1 से 3 महीने का समय लगता है। और जीवांश खाद के उपयोग से क्षारीय मृदा का pH जो है कम हो जाता है एवं मृदा की जो है क्षारीयता व लवणीयता में सुधार होता है। तो गोबर की खाद में क्या होता है, देखो फसलों में कितनी आवश्यकता होती है, 10 से 20 टन प्रति हेक्टेयर। अगर फलदार पौधों की बात करते हैं तो प्रति पौधा कितनी आवश्यकता होती है, 10 से 20 किलो। खाद दिया कब जाता है, तो बुआई के 1 महीने पूर्व दिया जाता है। और जो गोबर खाद बनाने की जो विधि है सबसे बढ़िया विधि तो कौन सी विधि है, खाई या ट्रेंच विधि। किसने दिया था, CN आचार्य जी द्वारा दिया गया था। और गोबर की खाद में अमोनिया के नुकसान को रोकने के लिए क्या करते हैं, तो जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम जो है परिरक्षित पदार्थ काम में लेते हैं। और अच्छी तरह से सड़ने के लिए गोबर की खाद में कितना समय लगता है, 1 से 3 महीने का समय लगता है। और जीवांश खाद का उपयोग से जो है क्षारीय मृदा का जो है pH मान कम होता है। और मृदा की क्या होती है, क्षारीयता व लवणीयता में जो था सुधार होता है। अब हरी खाद आता है, ग्रीन मैन्योर। तो खेत में खड़ी दलहनी फसलों को फूल आने के बाद व फली बनने से पूर्व जो है मिट्टी में दबा देना हरी खाद कहलाता है। तो हरी खाद में होता क्या है, खेत में दलहनी फसलों को फूल आने के बाद, फूल आ जाएगा तो उसके बाद, लेकिन फली आने से पहले जो है उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, हरी खाद कहलाता है। और धान की फसल के साथ ढैंचा को लगाकर शाकनाशी द्वारा नष्ट करना ब्राउन मैन्योरिंग कहलाता है। तो ब्राउन मैन्योरिंग क्या कहलाता है, तो धान की जो फसल है उसके साथ ढैंचा को लगाकर और जब शाकनाशी द्वारा नष्ट किया जाता है तो उसे ब्राउन मैन्योरिंग कहते हैं। अब हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है, तो सनई है, क्रोटोलेरिया जंसिया। और ढैंचा सेसबेनिया एस्कुलेटा केवल जड़ों पर जो है गांठें, जबकि सेसबेनिया रोस्ट्रेटा जो है जड़ें व तने पर जो है गांठें पाई जाती हैं। तो ढैंचा में क्या होता है कि केवल जड़ों पर गांठें होती हैं, जबकि सेसबेनिया रोस्ट्रेटा में क्या होता है, जड़ों व तने पर जो है गांठें पाई जाती हैं। और इन फसलों के अलावा ग्वार, चावला, मूंग आदि दलहनी फसलें जो हैं हरी खाद में उपयोगी हैं। ग्वार, चावला और मूंग भी उपयोगी है। और सनई व ढैंचा की फसलों को फूल आने के समय व फली बनने से पूर्व 40 से 45 से जो 50 दिन की अवस्था है उसमें क्या होता है, मिट्टी में पलटते हैं। और धान की फसल के लिए ढैंचा और हरी खाद जो है के लिए उपयुक्त रहता है। अगर ये सोचा जाए कि धान की फसल के लिए कौन सा हरी खाद उपयुक्त रहेगा, तो ढैंचा। और हरी खादें जो है भूमि में कार्बनिक पदार्थ एवं नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाती हैं। और हरी खाद के लिए लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें जो है काम में लेते हैं। हरी खाद के लिए किस कुल की जो है फसलें काम में लेते हैं, तो लेग्यूमिनेसी कुल की जो है फसलें काम में लेते हैं। हरी खाद में पोगेमिया, नीम, महुआ आदि पत्तियां जो है काम में लेते हैं।
तो हरी खाद में पोगेमिया, नीम और महुआ आदि पत्तियों को जो है काम में लेते हैं। अब जीवांश खाद, तो जीवांश खादों में जो है प्रमुख पोषक तत्वों की प्रतिशतता के आधार पे, तो जीवांश खाद में आप एक आता है भारी खाद आता है या स्थूल खाद आता है, दूसरा आता है सांद्रित खाद, सांद्रित जीवाश्म खाद। तो भारी में कौन सा आता है? गोबर की खाद आता है, FYM जिसको कहते हैं, शहरी कंपोस्ट आता है, देहाती कंपोस्ट आता है, केचुए की खाद आता है और हरी खाद आता है। तो गोबर की खाद में क्या होता है? 0.5% नाइट्रोजन होता है, 0.25% फास्फोरस और 0.5% पोटास होता है। और शहरी कंपोस्ट में क्या होता है? 1.5% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 1.4% पोटास। देहाती कंपोस्ट में 0.6% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.8% पोटास। केचुए की खाद में 2.5% जो है से 3% तक नाइट्रोजन, 1% फास्फोरस और 1.5% जो है पोटास। और हरी खाद में 0.6% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस, 0.6% पोटास। एक बार फिर से देखते हैं। गोबर की खाद में जो है 0.5% नाइट्रोजन, 0.25% फास्फोरस और 0.5% पोटास। शहरी कंपोस्ट में 1.5% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस और 1.4% पोटास। और देहाती कंपोस्ट में 0.6% नाइट्रोजन, 0.5% फास्फोरस, 0.8% पोटास। और केचुए की खाद में 2.5% नाइट्रोजन से जो है 3% तक नाइट्रोजन, 1% होता है फास्फोरस और 1.5% पोटास। और हरी खाद में जो है 0.6% नाइट्रोजन, 0.2% फास्फोरस, 0.6% पोटास। अब आता है सांद्रित जीवांश खाद, कॉन्सेंट्रेटेड मैन्योर। इसमें शुष्क रक्त आता है, ड्राई ब्लड नहीं, इसमें पहला था गुआनो आता है। गुआनो में क्या होता है? 13% जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और अगला है शुष्क रक्त आता है जिसमें 10% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 0.8% पोटास। और शुष्क मानव मल, इसमें 5.5% नाइट्रोजन, 4% जो है फास्फोरस और 2% पोटास होता है। फिर आता है मछली का खाद जिसमें 4 से 10% जो है नाइट्रोजन, 3 से 9% फास्फोरस, 0.8% पोटास। तो गुआनो में 13% नाइट्रोजन होता है। शुष्क रक्त में जो है 10% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 0.8% पोटास। शुष्क जो है मानव मल में जो है 5.5% नाइट्रोजन, 4% फास्फोरस और 2% जो है पोटास। और मछली खाद में जो है 4 से 10% नाइट्रोजन, 3 से 9% फास्फोरस और 0.8% पोटास होता है। अब खलियों की बात करते हैं तो अरंडी की खली आता है जिसमें 4.3% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस, 1.3% पोटास। फिर आता है नीम की खली आता है 5.2% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस, 1.5% पोटास। महुआ की खली में 2.5% नाइट्रोजन, 2.5% नाइट्रोजन और 0.8% फास्फोरस, 1.8% पोटास। बिनौले की खली में 4% नाइट्रोजन, 1.8% फास्फोरस, 1.6% पोटास। सरसों की खली में 5.1% नाइट्रोजन, 1.5% फास्फोरस, 1.3% पोटास। मूंगफली की खली में 7.3% नाइट्रोजन और 1.5% जो होता है 1.5% जो है फास्फोरस और 1.3% जो है पोटास। और कुसुम की खली यानी कि छिलका रहित में कितना होता है? 7.9% नाइट्रोजन जो कि हाईएस्ट है, उसके बाद 2.2% फास्फोरस, 1.9% पोटास होता है। तो खलियों में कौन कौन सा था? अरंडी की खली, नीम की खली, महुआ की खली, बिनौले की खली, सरसों की खली, मूंगफली की खली और कुसुम की खली। जिसमें कुसुम की खली में जो था 7.3% नाइट्रोजन होता है और मूंगफली की खली में जो है 7.3% जो है नाइट्रोजन होता है। 7.9% कुसुम की खली में नाइट्रोजन होता है। और नीम की खली जो है दीमक एवं जड़ सूत्रकृमि के नियंत्रण में काम में लेते हैं। नीम की खली का प्रयोग किस में लेते हैं? दीमक एवं जड़ सूत्रकृमि के नियंत्रण में काम में लेते हैं। अब अगला आता है जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइज़र।
तो जैव उर्वरक में लाभदायक सूक्ष्म जीवों जैसे बैक्टीरिया हो गया, फफूंद हो गया एवं नील हरित शैवाल आदि का कल्चर प्रयोग करते हैं। तो जैव उर्वरक में क्या होता है, लाभदायक सूक्ष्मजीव जैसे बैक्टीरिया हो गया, फफूंद हो गया, नील हरित शैवाल आदि का कल्चर प्रयोग करते हैं। जैव उर्वरक दो प्रकार के होते हैं और नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक और फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। तो जैव उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले, एक होता है फास्फोरस पोषक तत्व प्रदान करने वाले। अब नाइट्रोजन पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक, ये जीवाणु जो है वातावरण की स्वतंत्र जो नाइट्रोजन है को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और जिससे नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण भी कहते हैं। तो जो वातावरण में स्वतंत्र नाइट्रोजन घूम रहा है ना, उसको नाइट्रेट में ये परिवर्तित कर देते हैं और जिसे क्या कहते हैं, नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण होता है। दो प्रकार से होते हैं, एक सहजीवी होते हैं जिसको सिम्बायोटिक जीवाणु होते हैं, दूसरा असहजीवी या स्वतंत्र जीवाणु नॉन सिम्बायोटिक फ्री लिविंग आते हैं। सहजीवी जीवाणु में कौन से आते हैं? ये फसलों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे राइजोबियम हो गया। तो यह दलहनी, ये जीवाणु जो है दलहनी फसलों की जड़ों पर जो है गांठें बनाकर और नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। और ये जीवाणु जो है भूमि में 50 से 100 किलो जो है नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। तो सहजीवी में क्या हुआ, ये जो है फसलों के साथ सहजीवी के रूप में रहते हैं। और जैसे राइजोबियम आता है, तो राइजोबियम क्या करता है कि दलहनी फसल जो होती हैं उनके जड़ों में जो है गांठ बना के रहता है और जो क्या करता है, नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करता है। जड़ें, दलहनी फसल अपनी जड़ों में उसको रहने देती हैं और वो क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को जो है लाके जो है उन्हें पहुंचाता है। और ये जीवाणु जो है भूमि में 50 से 100 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। दूसरा था असहजीवी या स्वतंत्र जीवाणु होते हैं, नॉन सिम्बियोटिक फ्री लिविंग। इसमें एजोटोबैक्टर आता है और किस किस फसल से संबंधित है, तो कपास, धान, गेहूं, जौ, तिलहन व सब्जियों आदि के लिए। एजोस्पेरिलियम किससे संबंधित है, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि के लिए। ये जीवाणु जो है भूमि में 15 से 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। तो एजोटोबैक्टर में क्या आता है, कपास, धान, जौ, गेहूं, तिलहन व सब्जियों आदि के लिए होता है। और एजोस्पेरिलियम में ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना आदि आते हैं। और असहजीवी में क्या होता है, ये जीवाणु भूमि में 15 से 20 किलो जो है नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर जमा करते हैं। अब नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया है ये। तो यह जो है धान के खेतों में एजोला, जैसे वाटर फर्न हो गया, जलीय पर्ण हो गया, के साथ मिलकर जो है नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करता है। तो धान के खेत में एजोला के साथ मिलकर नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करता है नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल की एनाबीना व नॉस्टॉक जो है प्रजातियां काम में लेते हैं। तो नील हरित शैवाल की कौन सी प्रजातियां काम में लेते हैं, एनाबीना व नॉस्टॉक। और नील हरित शैवाल, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, को साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा भी कहते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है साइनोबैक्टीरिया या साइनोफाइटा भी कहते हैं। एजोला एक जलीय पौधा है जिसे धान की फसल में नील हरित शैवाल के साथ जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लेते हैं। एजोला क्या है, एक जलीय पौधा है जिसे धान की फसल में नील हरित शैवाल के साथ क्या करते हैं, जैव उर्वरक के रूप में उपयोग में लेते हैं। अब मुख्य फसलों संबंधी जो है राइजोबियम प्रजातियां, जैसे मेलिलोटी प्रजातियां राइजोबियम की किस्में किन से संबंधित है, तो रिज्का और मेथी से संबंधित है। और ट्राइफोलियाई
जो है राइजोबियम की प्रजाति किससे संबंधित है? तो बरसीम से। लेग्यूमिनिसेरम जो है राइजोबियम की प्रजाति किससे संबंधित है? तो मटर, मसूर और अन्य दलहनी फसलों से। और फेजिओलाई किससे संबंधित है? तो फेजिओलाई सेम व राजमा से संबंधित है। और जपोनिकम किससे संबंधित है? तो सोयाबीन एवं सनई से संबंधित है। और ब्रेडी राइजोबियम किससे संबंधित है? तो मूंगफली चावला से संबंधित है। और फ्रेडी जो है किससे संबंधित है? तो मूंग व अरहर से संबंधित है। तो राइजोबियम की मेलिलोटी प्रजाति किससे संबंधित है? रिचका मेथी से। और ट्राइफोलियाई प्रजाति किससे संबंधित है? बरसीम से। लेग्यूमिनिसेरम जो है किससे संबंधित है? मटर, मसूर व अन्य दलहनी फसलों से। और फेजी ओलाई किससे संबंधित है? सेम व राजमा से। जपोनिकम किससे संबंधित है? सोयाबीन एवं सनई से। और ब्रेडी राइजोबियम किससे संबंधित है? तो मूंगफली चावला से संबंधित है। और फ्रेडी किससे संबंधित है? तो मूंग व अरहर से संबंधित है। अब फास्फोरस जो है पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक। तो फास्फोरस जो है पोषक तत्व प्रदान करने वाले जैव उर्वरक दो होते हैं। एक फास्फेट घोलक बैक्टीरिया जिसको पीएसबी कहते हैं। दूसरा फास्फेट जो है अवशोषक फफूद आते हैं जिसको वैम या माइकोराइजा। तो पीएसबी आता है फास्फेट घोलक बैक्टीरिया और फास्फेट अवशोषक जो है फफूद या फिर माइकोराइजा आते हैं। अब माइकोराइजा क्या होते हैं? तो यह एक प्रकार की पौधों की जड़ों एवं फफूद के बीच सहजीविता सिम्बायोसिस है जो भूमि में उपस्थित फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती है। इसमें वैम फफूद आते हैं। तो माइकोराइजा क्या करती है? ये भूमि में जो उपस्थित फास्फोरस है घुलनशील अवस्था में उनको जो फास्फोरस है उनको घुलनशील अवस्था में बदलकर पौधों को उपलब्ध कराती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।